डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अर्थशास्त्र में आपका चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा था। चैप्टर का नाम क्या था? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम आपको कुछ याद रखने वाले महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे थे कि अगर आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में, चैप्टर को समझने में आसानी होगी। साथ साथ में इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को भी उनके आंसर याद करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो अंतर्देशीय उत्पादन क्या है ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना क्या होता है मैंने बताया था। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था। फिर वैश्वीकरण क्या है ये मैंने आपको बताया था। और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या होते हैं ये भी हमने बताया था। इनमें 2 पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के समस्त देशों के बाजारों का एक हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ के बाजारों को दूसरे देश के उत्पादों के लिए खोल देना, उनको बेचने के लिए दूसरे देशों के बाजारों को या अपने है ना दूसरे देशों के बाजारों को खोल देना और दूसरे देशों के उत्पादों को बेचने के लिए अपने देश के बाजारों को खोल देना वैश्वीकरण कहलाता है। कुल की बात यह है कि विश्व के समस्त बाजारों को एक दूसरे के उत्पादों को बेचने के लिए खोल देना कहलाता है क्या? वैश्वीकरण। जिस प्रकार से तमाम विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने भारत में अपने उद्योग धंधे लगा रखे हैं और भारत के बाजारों में अपने उत्पादों को बेचते हैं। तो ये वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव हो पाया है। तमाम भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों में अपने उत्पादों को बेचती हैं, विदेशों में अपने उद्योग धंधों को स्थापित करके वहाँ के बाजारों में अपने उत्पादों को बेचती हैं। तो ये वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है, ठीक है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला क्या है? इसमें सबसे पहला है क्या? आपका परिवहन सेवाएं। तो परिवहन सेवाएं वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि एक देश के उत्पादों को दूसरे देश के बाजारों में भेजने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। साथ साथ में इसके लिए जो संचार सेवाएं हैं ये भी वैश्वीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, संचार सेवाओं के माध्यम से ही हम एक दूसरे देश के कंपनियों से बातें करते हैं और अपने व्यापार करने के लिए अपनी डील करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूचना प्रौद्योगिकी है, परिवहन है और साथ साथ में औद्योगिकरण, मतलब औद्योगिक जो हमारी उन्नति है या जो प्रौद्योगिकी है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम कम कीमत पर और अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और दुनिया के देशों के बाजारों में हम प्रतियोगिता कर पाते हैं और अपनी वस्तुओं को वहाँ पर बेच पाते हैं। ये प्रौद्योगिकी ही है जो व्यापार में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी, क्योंकि जिस देश की प्रौद्योगिकी तकनीक जो है जितनी ज़्यादा उन्नतशील होगी, ठीक है, उस देश के उत्पाद जो हैं वो उतने ही ज़्यादा सस्ते और अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे कि तमाम कंपनियां हैं, आप तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं, कोरियाई कंपनियां हैं, जापानीज़ हैं, ठीक है, चाइनीज़ कंपनियां हैं। हालांकि चाइनीज़ कंपनियों को तमाम तरीके से बैन कर दिया गया है। तो तमाम विदेशी कंपनियां हैं जो अपने उत्पादों को भारत में या भारत के बाजारों में बेचती हैं। ठीक है, और उनकी
गुणवत्ता के आधार पर हम उनको खरीदने के लिए महत्व देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला, आपका आता है क्या कि विदेशी व्यापार। अगला पॉइंट आपका है क्या कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। ये विदेशी व्यापार क्या है और विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या है। तो पहले स्टूडेंट्स आप जान लीजिए कि विदेशी व्यापार क्या है। ठीक है, विदेशी व्यापार क्या है कि जब हम एक देश से दूसरे देश को व्यापार करते हैं, मतलब जब हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचते हैं और वहाँ की दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या विदेशी व्यापार, मतलब दो देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर भाई व्यापार दो तरीके के होते हैं, एक तो विदेशी व्यापार और एक देशी व्यापार। ठीक है, देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो एक देश के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, जब एक देश में देश की सीमाओं के अंदर ही जो व्यापार होता है उसे कहते हैं क्या देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार। ठीक है, और दूसरा क्या आपका विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो और विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है क्या विदेशी निवेश का उदारीकरण। कि विदेशी व्यापार का उदारीकरण क्या है। तो सन आप जानते हो कि भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के शासनकाल में, ठीक है, भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। ठीक है, भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी, मतलब और उस समय देश के जो आपके जो देश के जो वो क्या थे कहते हैं, जो हमारे वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो सन 1991 में भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी और विदेशी व्यापार के लिए अपने देश के बाजारों को खोल दिया था। विदेशी निवेश के लिए भी अपने देश को खोल दिया था। तो विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या है, मतलब विदेशी निवेश का उदारीकरण का मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियों को दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित करना, दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में वस्तुओं को बेचने के लिए आमंत्रित करना, ये कहलाता है क्या है विदेशी निवेश का उदारीकरण। जैसे आप जानते हो तमाम विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपना उद्योग धंधे लगाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियों का अपने देश में उद्योग लगाना ही क्या कहलाता है विदेशी निवेश करना। क्योंकि आप जानते हो कोई कारखाना लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें कारखाना लगाने के लिए आपका लोहा है, सीमेंट है, जो भी बनाने के लिए वो अपने देश से थोड़े तो लाएंगे नहीं। स्वाभाविक बात है वो केवल अपने देश में आकर के धन का प्रयोग करेंगे और यहीं से चीज़ों को खरीद करके कारखाने को बनाएंगे। ठीक है, उद्योग धंधे को स्थापित करेंगे। तो दूसरी देशों के कंपनियों का अपने देश में उद्योग धंधे लगाने के लिए या उद्योग धंधा लगाना या उद्योग धंधों को लगाने के लिए धन लगाना, ठीक है, कहलाता क्या है विदेशी निवेश। या कोई कंपनी भारत में पहले से कार्यरत है, कोई देशी कंपनी है, भारतीय कंपनी है, वो कार्य कर रही है और विदेशी कंपनी के द्वारा उसमें धन लगा देना विदेशी निवेश कहलाता है। कहने मतलब क्या है कि विदेशी निवेश क्या है कि दूसरे देशों की कंपनियों के द्वारा किसी देश में धन का लगाना कहलाता है क्या विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या है कि जब कोई देश की सरकार पूरी उदारता के साथ में बिना किसी प्रतिबंध के दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित करती है, धन का इन्वेस्ट करने के धन को निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है, धन को लगाने के लिए आमंत्रित करती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या है उदारीकरण। ठीक है, तो विदेशी निवेश का उदारीकरण आप समझ गए होंगे क्या है कि दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में उद्योग धंधों को लगाने के लिए और धन को लगाने के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, ये विदेशी निवेश का उदारीकरण होगा। इसके बाद कह रहा है क्या ऊपर दूसरा पॉइंट आपका क्या है
कि विश्व व्यापार संगठन, दूसरा क्या है, विश्व व्यापार संगठन। तो ये विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो स्टूडेंट्स विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार को उदार बनाना है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का भी निर्धारण करती है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार संगठन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का भी निर्धारण करती है और इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्या आता है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तीसरा क्या पॉइंट आपका है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स भारत क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होता है, आप जानते हो वैश्वीकरण के माध्यम से तमाम कंपनियां जो हैं वो किसी भी देश में उद्योग धंधे का सृजन करती हैं, उद्योग धंधे लगाती हैं और इससे क्या होता है, अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचने की होड़ लगी रहती है। ठीक है, इससे इन कंपनियों में प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के माध्यम से वे अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती हैं और इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। मान लिया आप जिससे आप पढ़ रहे हो ये मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन आपका है, तो तमाम विदेशी कंपनियां भारत में मोबाइल फ़ोन बना रही हैं और उनको बेच रही हैं। जैसे तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं, जापानीज़ कंपनियां हैं, ठीक है, और कोरियाई कंपनी है। जैसे आप ले लीजिए एप्पल, ये आपकी अमेरिकी कंपनी है, एप्पल के फ़ोन आते हैं। ठीक है, ये एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, सैमसंग ये दक्षिण कोरियाई कंपनी है। सोनी ये आपकी जापानीज़ कंपनी है। तो ये तमाम जो कंपनियां हैं वो भारत में मोबाइल को बना रही हैं। केवल मोबाइल की बात नहीं कह रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों को बना रही हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते ताकि उपभोक्ता, ताकि खरीदने वाले जो हैं वो उनकी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदें और इन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या है कि वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो सीधा साधा प्रभाव पड़ता है कि विभिन्न कंपनियां वैश्वीकरण के माध्यम से बाजारों में प्रतियोगिता करती हैं और इसका सीधा सीधा लाभ हमें उपभोक्ताओं को मिलता है, हमको और आपको मिलता है, खरीदने वालों को प्राप्त होता है। तो वैश्वीकरण के, अब आप जान लीजिए भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं मिलने लगी हैं। ठीक है, भारत में अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेश में वृद्धि भी हुई है और साथ साथ में नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है भाई। ठीक है, क्योंकि विभिन्न कंपनियां हमारे देश में आएंगी और वो चीज़ों का निर्माण करेंगी, तो उनकी जो प्रौद्योगिकी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी भी हासिल होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ में भारतीय कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है उसमें भी वैश्वीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। अब तमाम भारतीय कंपनियां जो हैं वो विदेशी कंपनियों को टक्कर देने लगी हैं। ठीक है, और भारत के कई उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें हानि भी हुई है, क्योंकि तमाम कंपनियां ऐसे भी हैं
जो विदेशी कंपनियों के साथ में प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता नहीं कर पाए, उनके जैसी चीज़ों का निर्माण वो नहीं कर पाए, तो इन भारतीय कंपनियों को साथ साथ में नुकसान भी हुआ है। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट क्या आता है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। चौथा पॉइंट आपका क्या है? न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ठीक है, क्या है? वैश्वीकरण के लिए न्याय संगत, जो वैश्वीकरण होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए, अर्थात बाजार का लाभ जो है वो सभी कंपनियों को मिलना चाहिए, सभी उपभोक्ताओं को बराबर रूप से मिलना चाहिए। तो ये कहलाता है क्या है? न्याय संगत वैश्वीकरण। ठीक है, तो न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, कि सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को और सभी कंपनियों को, ठीक है, जब समान मात्रा में लाभ मिलता है, एक समान लाभ मिलता है या एक समान लाभ मिले, तो ऐसा वैश्वीकरण कहलाता है क्या? न्याय संगत वैश्वीकरण। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने उत्पादों को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, बहुत ही ज़्यादा सस्ते और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना लेती हैं, तो वो उत्पाद जो है वो ज़्यादा मात्रा में बिकने लगते हैं, दूसरी कंपनियां पीछे छूट जाती हैं, तो उन कंपनियों को नुकसान होता है। अब ऐसे आप ले लीजिए, तमाम प्रकार की चाइनीज़ कंपनियां हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, आप फोन लेते हो, खरीदते हो, ठीक है, तो वीवो है, ओप्पो, ये सब चाइनीज़ कंपनियां हैं। ठीक है, और ये कम कीमत पर अच्छे उत्पादों को बाजार में लॉन्च करती हैं, बाजारों में बेचती हैं। तो हम अमेरिकी कंपनियों जैसे एप्पल है, ठीक है, कोरियाई कंपनी है जैसे सैमसंग है, ठीक है, और जैसे जापानीज कंपनी है सोनी, ठीक है, इनके उत्पादों को हम नहीं खरीदते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत चाइनीज़ कंपनियां जो है, जैसे वीवो है, ओप्पो है, ये अपने उत्पादों को सस्ते दामों में और ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में बाजार में लॉन्च करती हैं, तो लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, वीवो का एक फ़ोन 6-7-8 हज़ार में मिल जाता है, एप्पल का 50,000 मिलता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे महंगे फ़ोन को ना खरीद करके सस्ते उत्पाद को खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनियां जो हैं वो कभी कभी अनेक कंपनियों का सामना नहीं कर पाती, उनके साथ में प्रतियोगिता नहीं कर पाती हैं, तो उनको बाजार में नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक न्याय संगत वैश्वीकरण तभी संभव है जब सभी कंपनियों को, सभी उत्पादों को बराबर मात्रा में लाभ प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं क्या? न्याय संगत वैश्वीकरण। और इसके लिए संघर्ष करना, ये न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष कहलाएगा। ठीक है, आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ कि वैश्वीकरण से, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष क्या है कि वैश्वीकरण से देश के सभी लोगों को फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, अतः वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के दौर में देश के लोगों के हितों का संरक्षण भी किया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि वैश्वीकरण के माध्यम से केवल कुछ कंपनियों को लाभ ना हो, और ये भी देखा जाना चाहिए कि देश के नागरिक जो उपभोक्ता हैं उनको भी कोई हानि ना हो, उनके लिए जो अधिकार है उनका भी हानि ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाता है? न्याय संगत उदारीकरण, न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष। ठीक है।